हेलो स्टूडेंट, हम आज जीव विज्ञान का वीडियो नंबर 18 बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम जीन म्यूटेशन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जीन उत्परिवर्तन मतलब गुणसूत्र के अंदर नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में परिवर्तन या उनकी विलोपन के कारण जीन म्यूटेशन हो जाता है। जीन म्यूटेशन की क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, जीन उत्परिवर्तन जो होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, यानी कि अचानक से होते हैं, जिसका पहले कुछ पता नहीं होता। तो पूर्ण रूप से कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। नंबर 2, जीन उत्परिवर्तन जो होते हैं वो बिना किसी पूर्वानुमान के होते हैं, यानी इसका पहले से कोई अनुमान नहीं होता, अचानक से होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जीन उत्परिवर्तन जो है वो कितनी भी बार हो सकते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं है एक ही बार हो, एक से अधिक बार भी हो सकते हैं। जीन उत्परिवर्तन जो होते हैं वो हमेशा एक ही दिशा में होते हैं और लगभग सभी जीवों के अंदर जो है पाए जाने वाले जो जीन हैं वो मूल जीन के ही उत्परिवर्ती रूप होते हैं। यानी प्रारंभ में जो जीव विकसित हुआ था पृथ्वी पर, उसमें समय समय पर उत्परिवर्तन होते गए, नए नए जीवों का विकास होता रहा। तो यानी जो वर्तमान में जीव जो पाए जाते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो जीन हैं वो मूल जीन जो हैं उसके ही उत्परिवर्ती रूप हैं। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन जो होते हैं वो कई प्रभावी होते हैं, कई अप्रभावी होते हैं। प्रभावी जो होते हैं वो अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं और अप्रभावी जो होते हैं वो प्रभावियों के कारण अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये हमने 6 विशेषताएं पढ़ी। एक बार वापस रिपीट करेंगे, फिर आगे की विशेषताएं पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा जीन उत्परिवर्तन पूर्ण रूप से अनिश्चित होता है, इसका कोई पूर्वानुमान नहीं होता है, कितनी भी बार हो सकता है, एक दिशा में होता है और वर्तमान में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें मूल जीन जो है उसके उत्परिवर्ती रूप जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उत्परिवर्तन प्रभावी हो सकते हैं, अप्रभावी भी हो सकते हैं। प्रभावी जो होते हैं वो व्यक्त होते हैं, अप्रभावी जो होते हैं वो प्रकट नहीं हो पाते। और जितने भी उत्परिवर्तन होते हैं उनमें से ज़्यादातर उत्परिवर्तन जो होते हैं वो हानिकारक या विनाशात्मक होते हैं। ठीक है, अधिकतर जो उत्परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? हानिकारक या विनाशात्मक। ठीक है, प्रभावी जीन उत्परिवर्तन से कोशिका की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हमने पढ़ा था जो क्या बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया रोग के अंदर, हीमोफीलिया रोग के अंदर, कि प्रभावी जीन उत्परिवर्तन के कारण कोशिका की क्या हो जाती है? मृत्यु। और अप्रभावी के कारण जो है वो कोशिका लंबे समय तक जीवित भी रह सकती है, क्योंकि इसमें कोशिका की मृत्यु नहीं होती है। यदि कोई सूक्ष्म उत्परिवर्तन का प्रभाव कोशिका की क्रिया में मिल जाता है, यानी उत्परिवर्तन कोशिका के अनुसार हो जाता है, अनुकूल परिवर्तन हो जाता है, तो वो कोशिका लंबे समय तक बनी भी रह सकती है। तो उत्परिवर्तन दोनों तरह के हो सकते हैं, लाभकारी व हानिकारक, लेकिन ज़्यादातर जो उत्परिवर्तन होते हैं वो हानिकारक होते हैं। लाभकारी उत्परिवर्तन नई जाति के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, प्रभावी उत्परिवर्तन नई जाति के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीन उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक। जीन उत्परिवर्तन जो से सर्वप्रथम मूलर ने ड्रोसोफिला मक्खी में पर एक्स किरणों द्वारा उत्परित किया था। जो उत्परिवर्तन होते हैं वो जिन कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें हम उत्परिवर्तन जन कहते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ, उत्परिवर्तन जिन कारकों के कारण होते हैं उन्हें हम उत्परिवर्तन जन कहते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य अल्ट्रावायलेट किरणें या फिर रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा किरणें जिनसे विसर्जित होने वाले पदार्थ जो होते हैं वो हो सकते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं, रासायनिक उत्परिवर्तन जन भी हो सकते हैं, मीन्स कुछ रसायन भी उत्परिवर्तन जन की तरह कार्य करते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस, एक्टिनोमाइसिन डी गैसें। इसके अलावा तापमान भी उत्परिवर्तन जन की तरह कार्य करता है। तो वे कारक जो उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें, इसके अलावा बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बहुत सारे रसायन जैसे मस्टर्ड गैस, एक्टिनोमाइसिन डी और तापमान। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या हैं? उत्परिवर्तन जन, जिनके कारण उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो ये टॉपिक हमारा। अब हम गुणसूत्र उत्परिवर्तन पढ़ेंगे। जीन उत्परिवर्तन कंप्लीट हो गया है। गुणसूत्र उत्परिवर्तन जो होता है, हालांकि गुणसूत्र भी जीन के कारण ही होता है, क्योंकि गुणसूत्रों पर जीन ही रेखित क्रम में पाए जाते हैं। तो जीन के जुड़ने या लुप्त होने से ही गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है। ये 2 प्रकार का हो सकता है। पहला, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, जैसे प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, यदि वो उससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। या गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन आ जाए,
गुणसूत्र का कोई भाग अलग हो जाए, जुड़ जाए, स्थानांतरित हो जाए, तो उसके कारण भी संरचनात्मक उत्परिवर्तन आ सकता है। अब बात करते हैं संख्यात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन की। तो ये 2 प्रकार का होता है, सुगुणिता और असुगुणिता। सुगुणिता का मतलब है गुणसूत्र के पूरे समुच्चय में यदि परिवर्तन आ जाए, जैसे 2n से n हो जाए या 2n से 3n 4n 5n हो जाए, तो सुगुणिता कहते हैं उसे हम। ठीक है। अब असुगुणिता मतलब पूरे समुच्चय में ना आकर गुणसूत्र की संख्या में, जैसे 46 है तो उसकी जगह 47 हो जाए, 46 हो जाए, 48 हो जाए, तो गुणसूत्र की संख्या या में कमी या अधिकता के कारण होने वाला असुगुणिता, और गुणसूत्र के पूरे समुच्चय में हो जाए तो सुगुणिता। सुगुणिता भी 2 प्रकार की होती है, स्वबहुगुणिता और बहुगुणिता। जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उसे बहुगुणिता कहते हैं। अब स्वबहुगुणिता यदि समान समुच्चय में होता है, जैसे 3n 4n 5n, तो हम उसे स्वबहुगुणिता कहते हैं। और 2 भिन्न जाति के समुच्चय के बीच में होते हैं तो परबहुगुणिता कहते हैं। 2 अलग अलग जाति के बीच में, समुच्चय के बीच में हो तो हम उसे परबहुगुणिता कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम जो असहगुणिता होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, अधोगुणिता और अधिगुणिता। अधोगुणिता में एक गुणसूत्र जो है उसकी क्या हो जाए, कमी, जैसे 46 की जगह 45 हो जाए, 44 हो जाए, 1 या 2 या उससे अधिक की कमी हो जाए तो अधोगुणिता। और अगर अधिकता हो जाए गुणसूत्र की संख्या में 1 या 1 से अधिक, तो वो कहलाता है अधिगुणिता। अधिकता हो जाए तो अधिगुणिता, कमी हो जाए तो अधोगुणिता। ये एक न्यून सूत्रता प्रकार की हो सकती है, 2 न्यून सूत्रता, यानी 1 गुणसूत्र की कमी भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 1 की अधिकता भी हो सकती है, 2 की अधिकता भी हो सकती है। अब है स्वबहुगुणिता और परबहुगुणिता के उदाहरण। स्वबहुगुणिता जो है वो कॉल्चिकम ऑटोमिनेल करके जो पादप होता है, उसका जो घनकंद होता है उसके अंदर एक रसायन पाया जाता है कॉल्चिसीन। इस रसायन के कारण, वापस सुनेंगे, कॉल्चिकम ऑटोमिनेल करके जो पादप है उसके घनकंद से एक रसायन प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं कॉल्चिसीन। ये रसायन कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को रोक देता है। कैसे होता है कि जब तर्कु तंतु का निर्माण होता है तो कोशिका विभाजन के समय ये शिथिल कर देता है उस प्रक्रिया को, और गुणसूत्र जो होता है उसमें सेंट्रोमियर का विभाजन रोक देता है, जिसके कारण गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर गमन नहीं कर पाते हैं और उनकी संख्या दुगनी हो जाती है, आधी नहीं होती है और दुगनी हो जाती है। इसे हम कहते हैं स्वबहुगुणिता। इसका उदाहरण है ये स्वबहुगुणिता। इसी प्रकार परबहुगुणिता का उदाहरण हम टेट्रिकेल में देखते हैं। गेहूं की ही प्रजाति जो है टेट्रिकेल, उसके अंदर हम ये देखते हैं मानव द्वारा निर्मित पहली परबहुगुणित फसल है ये गेहूं व राई। ये पहली गेहूं व राई से प्राप्त होता है, यानी 2 अलग अलग जातियों से प्राप्त होने वाला टेट्रिकेल ये मानव द्वारा निर्मित पहली परबहुगुणित फसल है। 2 भिन्न भिन्न के बीच में हो तो परबहुगुणित, एक ही के बीच में हो तो स्वबहुगुणिता। तो इस प्रकार हमने गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाले उत्परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाला उत्परिवर्तन। 4 प्रकार से संरचना में परिवर्तन होता है। नंबर 1 विलोपन, यानी गुणसूत्र का कोई एक खंड जो होता है वो विलुप्त हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है। अगर वो किनारे से होती है, गुणसूत्र के अंतिम सिरों से होती है तो अंतस्थ कहलाती है, और अगर वो बीच वाले भाग से गुणसूत्र का कोई खंड लुप्त हो जाए या उसकी कमी हो जाए तो वो कहलाती है अंतराली विलोपन। ठीक है। दूसरा है स्थानांतरण। स्थानांतरण जो होता है जब किसी गुणसूत्र के सिरे से टूटा हुआ हिस्सा उसी गुणसूत्र के दूसरे सिरे पर जुड़ जाए, यानी एक जगह से तो टूटता है और दूसरे सिरे पर जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, स्थानांतरण। तीसरा है प्रतिलोमन व्युत्क्रमण। जब गुणसूत्र जो है उसके भाग होते हैं, एक ही गुणसूत्र के भाग जो होते हैं वो उल्टे क्रम से पुनः व्यवस्थित हो जाए तो उसे हम कहते हैं प्रतिलोमन, यानी उल्टे क्रम से हो जाए तो प्रतिलोमन। 2 प्रकार का होता है ये, परिकेंद्री और पराकेंद्री। परिकेंद्री जो होता है इसके अंदर गुणसूत्र बिंदु जो होता है या सेंट्रोमियर जो होता है वो प्रतिलोमन के अंदर उपस्थित होता है, जबकि पराकेंद्री जो होते हैं उनके अंदर गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो प्रतिलोमन से क्या होता है, बाहर लगा हुआ होता है। ठीक है, प्रतिलोमन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है द्विगुणन, यानी गुणसूत्र की एक क्षेत्र की 2 बार पुनरावृत्ति हो जाती है, जिसके कारण एक भुजा छोटी और एक भुजा बहुत लंबी हो जाती है, इसे हम कहते हैं द्विगुणन। कभी कभी गुणसूत्र के किसी क्षेत्र की 2 बार पुनरावृत्ति हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, द्विगुणन। तो 4 पढ़े हमने इसके अंदर।
कौन कौन से पढ़े? विलोपन पढ़ा, प्रतिलोमन पढ़ा, स्थानांतरण पढ़ा और द्विगुणन पढ़ा। तो 4 तरीके से संरचनात्मक उत्परिवर्तन होते हैं। एक बार हम डायग्राम की सहायता से और से समझ लेते हैं। विलोपन देखिए, इसमें 3 भाग हैं, A, B, C गुणसूत्र पर जीन के। इसमें से B वाला भाग अलग हो गया है, इसे हम क्या कह देते हैं? विलोपन। दूसरा है द्विगुणन। द्विगुणन के अंदर यहाँ देखिए A, B, C, यहाँ पे B वाले भाग वापस से जुड़ जाता है तो भुजा लंबी हो जाती है। A, B दोबारा आ गया, 2 बार आ गया तो द्विगुणन कहलाता है। तीसरा है प्रतिलोमन। प्रतिलोमन में देखिए इधर A, B, C, D इस तरीके से है, ये E है ना, और जब होगा तो दूसरी तरफ उल्टा जुड़ जाएगा ये। या देखिए A, D, C, B, E, तो पहले D से जुड़ जाता है, ये यहाँ से जुड़ना शुरू कर देता है, जबकि ये यों घुमा हुआ है, लेकिन जब वापस होता है तो ये इधर से ही जुड़ना शुरू कर देता था, A, D, E, B, E, ठीक है। तो इसे हम कह देते हैं प्रतिलोमन, यानी जीन का क्रम क्या हो गया? उल्टा हो गया पहले से, तो कहलाता है प्रतिलोमन। स्थानांतरण, एक खंड एक जगह से हटता है और दूसरी जगह क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? प्रतिलोमन। क्या कह देते? स्थानांतरण, सॉरी, क्या कह देते हैं? स्थानांतरण। तो ये हमने आज उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।